एंड वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। एक बार सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, सभी लोग एक बार जुड़ के जल्दी से बताइए कि सभी ऑडियो वीडियो क्लियर हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग बात कर रहे थे सेल के बारे में, इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आज आपकी क्लास सेल में ही आगे देखेंगे, जो आप लास्ट सेशन में पढ़े थे सेल के बारे में, तो उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, सभी लोग लाइव आ जाइए और सेशन को सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट की जाए क्लास। आइए देखिए, लास्ट सेशन में हमने सेल थियरी के बारे में देखा था, उसके बाद देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी। आल्सो कुछ चीज़ें और देखा था कि जैसे कि आपने देखा था जो सेल के अंदर सेल बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, उनमें से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे थे जो कि क्या थे, ए मेम्ब्रेनस थे, मतलब उनमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे थे जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन थी, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे थे जिनमें डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही थी। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने सेल के बारे में देखा था कि सेल काम कैसे करती है, तो उसमें आपने देखा था कि एक प्रोकैरियोटिक सेल थी और एक यूकैरियोटिक सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे और यूकैरियोटिक सेल में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब पूरा का पूरा कहेंगे सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है भाई। तो आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाइए। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर भी कर देंगे और बढ़ेंगे हम अपने क्लास में। चलिए, अच्छा, सेल के बारे में आपने देखा था। आज हमको देखना क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाहर से जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं और इंटरनल सारे की सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर से देख के पता ही चल रहा होगा, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ऐसे क्या है स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और ये जनरली क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। आप देख सकते हैं जो आपके थंबनेल पे सॉरी जो आपके यहाँ पर लगी है, ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, तो कहेंगे कि मैम ये एक बैक्टीरियल सेल जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको दिखाई ये दे रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि क्या है, बाहर से उभरे हुए प्रतीत हो रहे हैं, और कुछ अंदर आपको क्या है, ये बीच वाले में आपको अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग आज, और देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे पाए जाते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले अगर सेल बाहर से आपको कैसी दिखाई दे रही है, तो कहेंगे कि मैम बाहर से तो इसमें कोई कवरिंग जैसा दिखाई दे रहा है ना। ये आपको क्या है, आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है। इसको जनरली कहा जाता है सेल एनवेलप के नाम से जाना जाता है। क्लियर, बाहर की कवरिंग इसमें कहलाती है सेल एनवेलप, और ये जनरली तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक, तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। अब कहेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं मैम इसमें, तो पहला होता है इसमें कहेंगे, एक तो आपका ग्लाइकोकैलेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलेक्स। यह ध्यान रखिएगा, इसी को कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, सॉरी, ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे बाहर वाला जो लेयर है, अगर इसको कहा जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलेक्स आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इंटरनल, ये दूसरी वाली जो लेयर है इसको सेल वॉल कहेंगे, और सबसे अंदर जो लेयर होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग में तीन चीजें आपने देखी, कौन कौन सी, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक काम करते हैं, ये फिगर तो आपने बहुत बार देखा ही होगा, हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक और फिगर अपने से बनाते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट हैं। ये तो एक्चुअल आपको दिखाई देता है बैक्टीरियल सेल ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसी कैसी चीजें प्रेजेंट है। तो आइए
देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपकी क्या है, कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपने क्या देखी, तो कहेंगे कि सबसे बाहर वाली जो लेयर थी इसको हमने कहा था सेल एनवेलप के नाम से जाना था। और सेल एनवेलप में जनरली 3 चीजें हमको देखने को मिलती हैं। आइए, तो सबसे पहले ये लेयर हो गई। सेकंड लेयर पे ये जनरली 3 लेयर में आपको कुछ ऐसा ये देखने को मिलता है। उसके बाद कहेंगे कि मैम ये बाहर से तो 3 लेयर में दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंटरनल अगर बात करें तो इंटरनल कौन कौन सी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इंटरनल कौन कौन सी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी अगर ये बात करते हैं तो देखिए यहां पर कुछ ऐसे क्या हैं, इनमें उभार देखने को मिलते हैं। ऐसी कुछ संरचनाएं इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक। और एक चीज आप पढ़ते हैं जो आपने यहाँ पर अभी पीछे देखा, इसमें आपको ये फ्लैजेला कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये फ्लैजेला निकलता कहाँ से है, तो ये सबसे इनर वाली, मतलब कि सबसे नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है और बाहर तक जाता है। उसके अलावा आपको ये क्या है, ये बाहर से ऐसे पिलस या पिलाई दिखाई दे रही हैं। तो ये भी क्या है, ये ऐसी सरफेस में एक तरह से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, तो कहेंगे ये आपको देखने को मिलते हैं कहाँ से, तो ये आपको देखने को मिलते हैं एकदम से जो आपकी अंदर वाली ये सरफेस है यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। कहाँ से निकलते हैं, तो कहेंगे ये इंटरनल सबसे अंदर वाली जो सरफेस है जिसको आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, वहां से ये निकलती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर आपको जनरली सरफेस अपेंडेजेस के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो आपका यहाँ पर ये पिलाई दिखाई दे रहा है, उसके बाद फ्लैजेला हो गया, और इन दोनों के बीच में जैसे ये आप कहोगे तो ये कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इनको फिम्ब्री के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं फिम्ब्री। आइए देखते हैं, चलो भाई। सरफेस अपेंडेजेस में देखते हैं तो जनरली 3 टाइप की सरफेस अपेंडेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक वो सरफेस अपेंडेजेस जो सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी आपको दिखाई देगी। दूसरी वो दिखाई देती हैं जो इससे क्या होंगी, इससे छोटी होंगी थोड़ा, ठीक है, इससे क्या है, ये छोटी दिखाई देंगी। और तीसरी जो होती हैं वो क्या है, सबसे छोटी आपको ऐसे कुछ दिखाई देती है, ठीक है। तो ये ऐसे 3 फॉर्म में आप देख सकते हो। ये आपको 3 पार्ट में, सबसे एक बड़ा होता है जिसको फ्लैजेला कहा जाता है, सेकंड आप कह सकते हो कि थोड़ा सा क्या है उससे छोटा होगा, और थर्ड आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जाएगा। चलिए ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, जो कि क्या है, ऐसे ही पाया जाता है पूरे सेल पर। आप देखते हो कि ऐसे इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। और क्या बताएंगे, तो इसमें क्या है, राइबोसोम आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। राइबोसोम ही एक ऐसे सेल ऐसे सेल एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर होते हैं जो केवल और केवल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर और इनमें पाया जाता है जिसको कहा जाता है पॉलीसोम, ठीक है। इसी में ऐसे राइबोसोम धसे हुए होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, पॉलीसोम
सोम कहा जाता है और यही क्या है, राइबोसोम कहलाता है। इसको कह सकते हो आप इंक्लूजन बॉडी। क्लियर? तो चलिए नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा है ना। तो आइए इसका क्या करते हैं, हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप सेल वॉल की बात करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे बाहरी लेयर आपने क्या कही, तो कहा कि मैम सबसे बाहरी लेयर तो आपने क्या बताया, चलिए सबसे बाहर वाला लेयर क्या बताया, तो ये कहलाता है ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है। सेकंड लेयर ये जो आपकी होती है ये कहलाती है क्या, तो सेकंड लेयर इसमें कहलाती है, ध्यान रखेंगे, सेल वॉल। और सबसे इंटरनल जो लेयर होती है इसको कहा जाता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बना रहे हैं, तो कहेंगे मैम ये तीनों पार्ट किसके हैं, है ना। जल्दी से ध्यान दीजिए, ये तीनों चीजें पार्ट किसके हैं, तो कहेंगे ये तीनों चीजें मिलकर सेल इनवेलप का निर्माण कर रही हैं। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये हो जाएगा सेल इनवेलप। देखिए यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी आगे हम डिटेल्स में जब लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों पार्ट हो गए किसके, सेल इनवेलप के। क्लियर? और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, चलो भाई ये क्या है, इसको कह सकते हैं आप ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या इसी को आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। जो मेन न्यूक्लियस सॉरी मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड, या इसी को मैंने बताया था इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूक्लियोइड, या इसी को क्या कहा जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तो ये कहेंगे ये क्या है, चलो भाई ये हो जाएगा प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड ये क्या था, तो कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, ये आपको प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्ट्रक्चर, इसको कहा था आपने क्या, ये कहलाते हैं क्या, ये पॉलीसोम्स। ध्यान रखेंगे जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आप पढ़ रहे हो इन सबको अभी लिखना है। ठीक है, पॉलीसोम्स, और इसी में क्या है, आपको राइबोसोम्स अटैच मिलेंगे। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको क्यों बनाया है ना, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये कहेंगे इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है मीजोसोम। अब इसका काम क्या होता है अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, मीजोसोम, ये आपको ऐसे सरफेस में ऐसा कुछ प्रेजेंट मिलेगा। ठीक, चलिए और आगे देखें, और आगे इसमें आपको कुछ और दिखाई देते हैं, इनको आप क्या कह सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे इंक्लूजन बॉडी ऐसे दिखाई देती हैं जो कि स्टोर फूड मटेरियल के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसमें ये क्या है, इंक्लूजन बॉडी
और ये ध्यान रखिएगा स्टोर फूड मटेरियल के लिए होता है। क्लियर। अच्छा, ये यहाँ पे जो आपको न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? अगर ये पूछा जाए कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है तो इसको क्या कहा जाता है? तो कहेंगे कि मैम इसको कहा जाता है क्या? गोनोफोर। ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोनोफोर। ठीक, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है गोनोफोर। क्लियर। अब क्या बचा? तो कहेंगे कि अब ये केवल ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, इसमें आपको सबसे जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा आपका, चलिए, ये स्ट्रक्चर जो सबसे छोटे सरफेस अपेंडेजेस होते हैं ये कहलाते हैं पिलाई। दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है क्या? तो ये कहलाएंगे फिम्ब्री। ठीक है। और सबसे बड़ा वाला जो सरफेस अपेंडेजेस है इसको क्या कहा जाएगा? तो ये फ्लैजेला कहलाएगा, फ्लैजेला। ठीक, फ्लैजेला या फिर फ्लैजेलम। अब इन तीनों को क्या कहा जाएगा? ये तीनों कंप्लीट रूप से क्या कहलाएंगे? तो ये तीनों क्या हैं? सरफेस अपेंडेजेस। ठीक, ये तीनों क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाते हैं सरफेस अपेंडेजेस। चलिए भाई, ये फिगर फटाफट से सभी लोग बना लीजिए और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जितने भी स्ट्रक्चर आपको बताए गए हैं इन सब के बारे में फिर एक एक करके लिखते हैं। ठीक है। पिलाई, फिम्ब्री, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है शायद, है ना। फिम्ब्री सबसे छोटी होती है, सेकंड आपकी होती है पिलाई, उसके बाद होती है, उसके बाद होता है फ्लैजेला। क्लियर। यहाँ पे ये काम कर लीजिए, ये जो है ये पिलाई कहलाएगी। ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो होता है ये फिम्ब्री होती है। क्लियर। स्मॉलेस्ट जो होती हैं वो फिम्ब्री कहलाती हैं और जो सबसे छोटा, चलो भाई इसको वापस से हम, ये पिलाई कहलाएगी और ये सबसे स्मॉलेस्ट वाला क्या कहलाएगा? ये फिम्ब्री होती हैं। क्लियर। यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। सरफेस अपेंडेजेस में आपको पिलाई, फिम्ब्री और फ्लैजेला देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको मीजोसोम यहाँ देखने को मिलेगा। मीजोसोम आप क्या पढ़ते हो? तो कहेंगे मीजोसोम का काम ऐसे ही होता है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर। पॉलीसोम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा न्यूक्लियोइड, जिसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल जो कि प्लाज्मिड कहलाता है। क्लियर। उसके अलावा सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों के तीनों सेल एनवलप में आ जाते हैं। तो ये इससे बेहतर डायग्राम आपको नहीं बता के समझाया जा सकता है, ये जल्दी से आप लोग सभी लोग बनाइए, उसके बाद हम एक एक करके इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है। यही फिगर है, इसको और अच्छे से हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आपको पिलाई दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लैजेला सबसे बाहर वाला जो फ्लैजेला दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियोइड इसको यहाँ पर, अच्छा इसको क्या कहलाता है? इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूक्लियोइड वैसे तो। और ये होता कैसे है? सर्कुलर डीएनए होता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो प्लाज्मिड कहलाता है। राइबोसोम आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमने साइटोप्लाज्म नहीं लिखा, ये भी लिख लीजिए। इस पे जो ये मटेरियल प्रेजेंट होता है ये क्या कहलाता है? तो कहेंगे ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। और यहीं पर आपको आरएनए भी मिल जाएंगे। और कौन से आरएनए होते हैं? तो कहेंगे ये होते हैं 70S टाइप के आरएनए। क्लियर। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब चलिए इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी के बारे में सबसे पहले देखेंगे सेल एनवेलप के बारे में कि क्या होता है सेल एनवेलप। इसमें ये जो तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, ये होता क्या है? ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके आइए देखते हैं। ठीक, चलिए, सेल एनवेलप में तीन चीजें आप पढ़ते हो। सबसे पहला आपका ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और सबसे इंटरनल जो स्ट्रक्चर था यहाँ पर आपको देखने को मिला था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
क्लियर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी इसमें ग्लाइकोकैलेक्स, आउटर मोस्ट बाउंड्री कहलाती है, ठीक है, और ये नेम प्लेट की तरह काम करती है। क्लियर। बैक्टीरियल सेल में एज अ नेम प्लेट या फिर फिंगर प्रिंटिंग की तरह काम करती है और हेल्प्स इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, या इसी को कहा जाता है सेल एडिशन प्रोसेस में ये हेल्प करता है ग्लाइकोकैलेक्स। क्लियर। सेकंड आपका सेल वॉल देखने को मिलता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इसको म्यूरेन भी कहा जाता है। और इसमें दो चीजें आप देखते हो, एक तो यहाँ पर प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं और दूसरी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन यहाँ पर 8 से 10% होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में आप पढ़ते हो NAG पढ़ते हैं और एक NAM पढ़ते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो ये कहेंगे सेलेक्टिव परमिएबल होती है ना, मतलब कौन सी चीजें बाहर जानी है, कौन सी चीजें अंदर जानी है, इसको पता है और ये पूरा निरीक्षण करके ही भेजती है। ऐसे नहीं कि कोई भी बाहर से आया और कोई भी अंदर चला गया, तो पूरा का पूरा परीक्षण करती है कि किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। क्लियर। वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और ये भी आपको देखने को मिलेगा किस चीज की बनी होती है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में। क्लियर। ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। यहीं पर लिखते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स की बात हो रही है। तो ये क्या है, आपने सबसे पहले देखा था कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, है ना। सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है, तो कहेंगे ग्लाइकोकैलेक्स है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये, ठीक है। सेल वॉल की नहीं है, सेल वॉल नहीं है पूरा का पूरा, फिर वो कंप्लीट क्या है, वो क्या है, कहेंगे सेल एनवेलप में आ जाएगा। तो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, ये आपको ग्लाइकोकैलेक्स देखने को मिलेगी। और ये क्या होती है, तो कहेंगे हेल्प्स इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करती है। चलो भाई, इसका काम क्या होता है, हेल्प्स इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसको एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को सेल एडिशन प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। सेल एडिशन प्रोसेस कहा जाता है और उसमें ये आपको देखने को मिलेगी, मतलब ग्लाइकोकैलेक्स सेल से सेल को पहचान करवाती है। मान लीजिए बाहर की कोई सेल है, दूसरी सेल है, तो दूसरी सेल बैक्टीरियल सेल से कैसे कनेक्ट करेगी, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, तो जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो कहलाता है ग्लाइकोकैलेक्स और यही रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए और आगे लिखते हैं। पहले ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में ही देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पे लिखेंगे, ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिए। चलिए, दो चीजें हमने देखी कि क्या है, ये काम कैसे करता है। आपने यहाँ जो देखा कि ये काम कैसे करता है, तो ये सेल रिकॉग्नाइजेशन में काम करता है और सेल एडिशन का रोल यही देखता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, एक्ट्स एज नेम प्लेट आर फिंगरप्रिंट ऑफ बैक्टीरिया। ये कैसे काम करती है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। ग्लाइकोकैलेक्स acts as ये कैसे काम करता है, फिंगरप्रिंट या कहेंगे
आर नेम प्लेट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के कैसे काम करता है, तो कहेंगे ये फिंगरप्रिंट की तरह या फिर इसी को कह सकते हैं नेम प्लेट की तरह काम करता है, सेल एडिशन में रोल प्ले करता है। अच्छा, दो चीजें अब यहाँ पर आती हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स यदि क्या है, थिन है और लूज है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स यदि क्या है, थिन है और लूज है तो उसको क्या कहते हैं, और यदि मतलब मोटा है और टफ है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, चलो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगा यदि कहेंगे, चलो दो चीजें यहां पे आ जाती हैं, इफ थिन एंड लूज, और क्या है, इफ थिक एंड टफ। ठीक, दो ही चीजें होंगी, या तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, थिन होगा, पतला होगा, और क्या है, लूज होगा, या फिर थिक होगा और टफ होगा। तो इन दोनों दोनों कंडीशन में इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में इसको किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यदि ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर पतली है और वो कैसी दिखाई दे रही है, पतली है और लूज दिखाई दे रही है, तो ये क्या कहलाएगी, और यदि थिक है और टफ दिखाई दे रही है तो ये क्या कहलाएगी। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यदि ग्लाइकोकैलिक्स थिन है और लूज है तो ये क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है, फिर ये कहलाता है स्लाइम लेयर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, स्लाइम लेयर। और यदि क्या है, ये टफ है और थिक है तो ये कहलाता है कैप्सूल। अंतर है बहुत, और मिनिमम चीजें ऐसे ही पूछी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ध्यान रखिएगा कि कैप्सूल कब कहलाएगा और क्या है, कैप्सूल क्या होता है, और दूसरी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए कि ये क्या है, स्लाइम लेयर क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लाइम लेयर क्या होता है, तो कहेंगे कि जब ग्लाइकोकैलिक्स पतला और लूज होता है तो ये स्लाइम लेयर कहलाता है, और ग्लाइकोकैलिक्स जब थिक होता है और टफ होता है तो ये क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ गई, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में लिख लीजिए फटाक से, और यहां पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सेल वॉल में। ठीक है, सेकेंड मोस्ट जो लेयर है उसको कहा जाता है सेल वॉल। तो सेल वॉल किस चीज की बनी होती है इसके बारे में ध्यान रखेंगे, सेकेंड लेयर होती है, ठीक, सेल में आप कह सकते हो सेकेंड लेयर, है ना। और यहां पर आपको क्या है, कहेंगे कि किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो कहेंगे ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। चलें आगे बढ़ते हैं, अब सेल वॉल में ही आगे देखते हैं। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पर लिख लीजिए आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये क्या है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन। और क्या होती है, तो कहेंगे सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेल वॉल के बारे में कुछ चीजें और लिखनी है, तो आइए बढ़ते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सेल वॉल के बारे में और चीजें देखते हैं। ठीक, आइए।
चलिए भाई, सेल वॉल के बारे में कुछ और चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सेल वॉल की बात की हमने, ये किस चीज की बनी हुई है, ये हमने बताया कि ये बनी है किसकी, ये बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन, ये ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, म्यूरेन कहा जाता है। ठीक, पेप्टिडोग्लाइकन या इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है म्यूरिन या म्यूरेन पढ़ते हैं। ठीक, और उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उसमें प्रोटीन आती है और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। क्लियर, तो चलिए लिखते हैं, ये क्या कहलाता है, म्यूरिन या म्यूरेन कह सकते हैं इसको। और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें आते हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। अब इस म्यूरेन में बात करें तो इसमें आपको दो चीजें जनरली देखने को मिलती हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, चलो भाई, प्रोटीन, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स इसमें कितनी होती हैं, तो कहेंगे लगभग 8 से 10% इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है। 8 से 10% क्या है, प्रोटीन इसमें देखने को मिलता है। किसकी बात हो रही है, सेल वॉल की। ठीक है, 8 से 10 यहाँ पर आपको क्या है, % प्रोटीन देखने को मिलता है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मोटाई की अगर बात करें, है ना, तो इसको लिखा जाता है 8 to 10 AA। क्लियर, ऐसे यहाँ पर आप ये लिख सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में अगेन दो चीजें आ जाती हैं, एक तो होता है NAG और एक होता है NAM। क्लियर, NAG जिसको N एसिटिल ग्लूकोसामाइन कहा जाता है और NAM कहलाता है N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। क्लियर, चलिए, कार्बोहाइड्रेट में दो चीजें अगेन आ जाएंगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो आपका क्या है, NAG। क्लियर, दूसरा क्या है, NAM। पूछा जाता है ना, इनका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, NAG इसको कहते हैं N एसिटिल N एसिटिल ग्लूकोसा। ठीक है, ये यहीं इसी पे लिख लीजिएगा, फाइन, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने अलग से लिख दी है। ठीक है, NAG क्या कहलाता है, ये N एसिटिल ग्लूकोसामाइन कहलाता है। और NAM का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है क्या, इसको कहते हैं N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, तो ये दो चीजों से मिलकर क्या है, सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, N एसिटिल ग्लूकोसामाइन और N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। अच्छा, इन दोनों को NAG और NAM को जोड़ता कौन है, अगर ये पूछा जाए आपसे कि NAG और NAM को आपस में जोड़ता कौन है, तो ये बताएंगे β14 ग्लूकोस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन दोनों को आपस में जोड़ता कौन है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, कहेंगे कि ये दोनों आपस में
कनेक्ट्स विथ कौन सा बॉन्ड है? तो ये है बीटा 1,4 बीटा कौन सा, सॉरी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो कहेंगे ये जोड़ने का काम करता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? इतनी चीजें याद रहेंगी। चलिए निकिता गुप्ता जी स्वागत है। हाँ, ग्लाइकोकेलेक्स, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर वो होती है बेटा जो कि क्या है, जो लूज होती है, और कैप्सूल क्या है, टफ होता है या फिर थिक होता है। चलिए, तो इतने तक समझ में आ गया सेल वॉल क्या है, ग्लाइकोकेलेक्स क्या है, और क्या कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ग्लाइकोकेलेक्स के बारे में। उसके अलावा सेल एनवेलप, अगर कंप्लीट सेल एनवेलप आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर आप बताओगे कि मैम ये तीनों चीजें आ जाएंगी, है ना, ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद इन तीनों में अंतर क्या है? तो कहेंगे ग्लाइकोकेलेक्स सबसे बाहर वाली लेयर होती है, क्लियर, सेल वॉल सेकेंड लेयर होती है, और सबसे अंदर जो लेयर होती है वो क्या कहलाएगी? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। क्लियर? यहां पर आपने देखा कि ग्लाइकोकेलेक्स क्या होता है, तो ग्लाइकोकेलेक्स आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की। उसके अलावा इसको कहेंगे सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन या सेल एडिशन में रोल प्ले कौन करता है? तो ये काम करता है कौन? ग्लाइकोकेलेक्स। क्लियर? इसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ग्लाइकोकेलेक्स का और क्या काम है, तो कहेंगे कि मैम ग्लाइकोकेलेक्स ये नेम प्लेट की तरह काम करती है, या इसी को कह सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट की तरह काम करती है। ग्लाइकोकेलेक्स यदि थिक है और क्या है, टफ है, तो ये कैप्सूल कहलाएगा, और यदि ये थिन है और लूज है तो ये स्लाइम लेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक भाई? चलिए, उसके बाद आपने देखा, उसके बाद आपको सेल वॉल दिखाई देती है। सेल वॉल सेकंड लेयर होती है, और यहाँ पर ये बनी किस चीज की होती है? तो कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे इंटरनल मोस्ट इनर मोस्ट लेयर होती है, तो ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की, और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। इसमें पता होता है कि कौन सी चीजें अंदर डालनी है ना, और कौन सी चीजें नहीं जानी है। तो ये वो एक तरह से कहते नहीं है कि चेक करके भेजती है कि अच्छा ये चीज अंदर जाने लायक है या नहीं है। तो ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। ग्लाइकोकेलेक्स हो गया सेल वॉल, और सेल वॉल की बात होती है तो ये बनी किस चीज की होती है? तो इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलकर बनाते हैं। प्रोटीन आप देख लिए, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में ये NAG और NAM बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। NAG क्या है? तो N एसिटिल ग्लूकोसामाइन इसको कहते हैं, और दूसरा जो NAM होता है उसको कहा जाता है N एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है? तो इन दोनों को, ये दोनों एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिसको कहा जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? तो आई होप कि इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ चीजें देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं अब दूसरी चीज आती है, हम बात करते हैं अब सरफेस अपेंडेजेस की। ठीक है, आपने देखिए ये फिगर आप बिल्कुल बना लीजिएगा और ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, ये आपके दिमाग में फिगर छप जाना चाहिए। इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं सरफेस अपेंडेजेस की। तीन चीजें आपने देखी। सबसे अंदर से थोड़ा सा बाहर जो निकलती है उसको फिम्बरी कहा जाता है, या यहाँ पर ये चीज ध्यान रखेंगे, जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है वो फिम्बरी कहलाता है। उसके बाद जो उससे बड़ा स्ट्रक्चर होगा वो पिलाई कहलाएगा या पिलस कहलाता है। एंड सबसे जो बड़े होते हैं, सबसे बड़ी जो सरफेस अपेंडेजेस हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं फ्लैजेला। तो आइए बात करते हैं अब इन्हीं की। ठीक है, तीनों चीजों पे थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखेंगे कि ये क्या होता है। चलो ठीक है भाई, फ्लैजेला, उसके बाद पिलाई और फिम्बरी। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि क्या होती है फ्लैजेला, क्या होता है पिलाई और क्या होती है फिम्बरी। चलो भाई, ये फिम्बरी लिखा है। ठीक है, ये आपका फिम्बरी लिखा है। फ्लैजेला होता है, पिलाई होता है, और क्या है,
फिम्ब्री होता है। फ्लैजेला का काम क्या होता है, तो ये लोकोमोशन का काम करता है ना। और बना किस चीज का होता है, कहेंगे मैम फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। बहुत सिंपल सी बात है, फ्लैजेला का काम क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जो सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उसको मूव कराने का काम करता है। पिलाई का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, रिप्रोडक्शन में काम करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, तो कहेंगे कि ये रिप्रोडक्शन में काम करती हैं। आइए एक एक करके लिखते हैं यहाँ पर। चलिए भाई, सबसे पहले बात करेंगे फ्लैजेला का। तो फ्लैजेला के लिए बताएंगे ये काम क्या करता है, तो कहेंगे वर्क्स इन मूवमेंट, है ना। मूवमेंट के लिए सेल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है, तो उसके लिए काम कौन कौन करता है, तो वो काम करता है ये फ्लैजेला। तो इसमें आप कह सकते हो मूवमेंट के लिए काम करता है। लोकोमोटरी ऑर्गन भी होता है, ये क्या है, तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर ये बना किस चीज का होता है, तो कहेंगे मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। क्लियर। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है पिलाई। पिलाई क्या होते हैं, तो ये क्या है, ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है, बताएंगे कि क्या होती हैं। पिलाई वो स्ट्रक्चर होती हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, चलिए तो यहां पर लिख लीजिए पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद बताएंगे कि ये किस चीज की बनी होती हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे किस चीज की बनी होती हैं। मेड अप ऑफ, ये बनी होती हैं किस प्रोटीन की, तो कहेंगे ये पिलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। ठीक, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। चलिए ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। चलो उसके अलावा यहाँ पर एक चीज और लिखनी है, आगे लिखते हैं। यहाँ पर अब देखते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम क्या होता है, तो कहेंगे अटैचमेंट के लिए रोल प्ले करती हैं। ठीक, इनका काम क्या होता है, तो कहेंगे अटैचमेंट। और ये किस चीज की बनी होती हैं, फिम्ब्रिन प्रोटीन की। ठीक, किस चीज की बनी होती हैं, तो कहेंगे फिम्ब्रिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, मेड अप ऑफ फिम्ब्रिन प्रोटीन। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं और प्ले रोल्स इन अटैचमेंट विथ सरफेस। ठीक है, ये कहेंगे, ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं सरफेस से अटैच करने का काम कौन करती हैं, तो यही करती हैं। ठीक है, प्ले रोल इन अटैचमेंट टू सरफेस। तो ये चीजें आप फिम्ब्री के बारे में लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए इसमें पिलाई के बारे में एक पॉइंट और लिख लेना है। तो ये पिलाई जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो फॉर्मेशन करती हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब का। ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। चलिए इतना नोट करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतना जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
और यहीं पर अभी एक चीज देखनी है फ्लैजेला के बारे में, ठीक है, और थोड़ा डिटेल्स में देखना है। तो चलिए ये नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि और क्या हो सकता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर पिलाई के बारे में एक चीज और लिख लीजिए। ये क्या है, हेल्प्स इन, कहेंगे कि ये कॉन्जुगेशन ट्यूब जब बनता है तो दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन में ये हेल्प करती हैं। अब मान लो कोई ऐसे, तो मान लो सेल ऐसे हैं, ठीक है, और इन दोनों को अटैचमेंट कौन करवा रहा है, इन दोनों को अटैच करवा रही हैं ऐसे। ठीक है, ये जो ट्यूब बनती है, ये ट्यूब क्या कहलाती है, तो यही ट्यूब कहलाती है। ये मान लो ए है और ये बी है, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक, इन दोनों को अटैच करवाने का काम किसका है, तो ये काम करता है किसका, कॉन्जुगेशन ट्यूब जो बनती है। तो ये ए और बी मान लो दो सेल हैं, इन दोनों को अटैच करवाने का काम किसका है, तो ये काम करता है कौन, तो ये पिलाई का काम होता है। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब हम देखते हैं कि फ्लैजेला के बारे में आपने देखा, ठीक है, फ्लैजेला के बारे में देखा कि ये क्या है, लोकोमोटिव ऑर्गन है और क्या है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, फ्लैजेला जनरली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, फ्लैजेला तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। फ्लैजेला की अगर बात करें तो आपने ऐसे देखा था, है ना, ये मान लो सेल थी तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया था, है ना, तीन चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है और ऐसे पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो होती है इसकी बेसल बॉडी, क्लियर, फ्लैजेला में बेसल बॉडी होती है, दूसरा इसका कहलाता है हुक, और तीसरा जो लॉन्ग फिलामेंट होता है। तो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है फ्लैजेला। क्लियर, यहाँ पर लिखते हैं फ्लैजेला, ये क्या है, तो ये तीन चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी हैं, तो एक तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, चलिए सबसे पहले होती है इसमें बेसल बॉडी, ठीक, उसके बाद इसका होता है हुक, और लास्ट में इसका होता है फिलामेंट। तो ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, अब यहाँ पर बताएंगे कि मैम कैसे, समझ तो आया नहीं है ना, कौन सी बेसल बॉडी होती है, कौन सा हुक होता है और कौन सा फिलामेंट होता है। तो देखिए ये इसकी सबसे जो इनर पे, ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ये इसकी क्या है, ये कहलाती है इसकी बेसल बॉडी। क्लियर, उसके बाद ये एक तरह से ये अटैचमेंट वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, चलो दूसरे कलर से सब बता देते हैं, ये वाला अटैचमेंट वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है हुक, और सबसे नीचे जो ये आपको फिलामेंट दिखाई दे रहा है, ठीक, ये सबसे नीचे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फिलामेंट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाता है, इसी को कहेंगे, ये आपको फिलामेंट कहलाएगा। ठीक, तो ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है फिलामेंट।
चलिए भाई, ये तीन चीजें आपको जनरली देखने को मिलती हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब बात आती है कि फ्लैजिला की आधार पर यदि बैक्टीरियल सेल को देखा जाए तो बैक्टीरियल सेल कितने टाइप की हो सकती हैं। ये आपने मान लो एक जनरल सी बैक्टीरिया देखी और इसमें क्या है, सिंगल फ्लैजिला आपको देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी आपका जो एग्जाम हुआ एलटी ग्रेड का, उसमें पूछा गया था कि यदि बैक्टीरियल सेल के एक ही किनारे पे सिंगल फ्लैजिला है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो कहलाता है कौन सा फ्लैजिला, ये कहलाएगा मोनोट्राइकस। अगर है ही नहीं फ्लैजिला तो वो क्या कहलाएगा, अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है एक किनारे पे या दोनों किनारे पे हैं तो उसको क्या कहलाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लैजिला की प्रेजेंस के आधार पर अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल सेल देखने को मिलते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि फ्लैजिला क्या है, यदि फ्लैजिला प्रेजेंट है, सॉरी एब्सेंट है, तो ये कौन सी बैक्टीरिया कहलाती हैं, ये कहलाती हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। क्लियर है। फ्लैजिला इफ एब्सेंट क्या हो रहा है, बिल्कुल ही प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसे कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा बैक्टीरिया। चलो भाई, ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं है तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा बैक्टीरिया, है ना। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं है तो ये बैक्टीरिया कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा, चलो, एट्राइकस बैक्टीरिया। और यदि प्रेजेंट है, ठीक है, तो यदि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में यदि सिंगल फ्लैजिला है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्या कहलाता है, मोनोट्राइकस। सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, गलत लिख गया है, इसको मोनोट्राइकस कहा जाता है, मोनोसियस लिखा है। चलो इसको ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है मोनोट्राइकस यदि सिंगल फ्लैजिला है। कैसा दिखाई देगा भाई, तो ये देखिए, ये मान लो बैक्टीरियल सेल है और इसमें आपको ऐसे क्या है, एक साइड पे, एक किनारे पे ही यदि ऐसा कुछ फ्लैजिला दिखाई दे रहा है, ठीक, एक किनारे पे ऐसा फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल फ्लैजिला। ठीक, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मोनोट्राइकस। क्वेश्चन अभी ये पूछा गया था। ठीक है, सबके फिगर इसीलिए बना बना के समझा रहे हैं कि यदि प्रेजेंट है और सिंगल फ्लैजिला है एक ही किनारे पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा होता है एम्फीट्राइकस। कहेंगे कि वन फ्लैजिला एट बोथ एंड, एक एक फ्लैजिला दोनों एंड पर दिखाई देगा। चलिए इसकी बात करें तो यहां पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, दोनों फ्लैजिला एक एक एंड पर, है ना, इधर भी एक फ्लैजिला है और इधर भी एक फ्लैजिला है, तो ये क्या कहलाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे नोट होने चाहिए। वन फ्लैजिला एट बोथ एंड, एक एक फ्लैजिला दोनों एंड पर यदि दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एम्फीट्राइकस। क्लियर। उसके बाद आता है सिफेलोट्राइकस। यदि क्या है, टफ्ट फ्लैजिला एट वन एंड, एक साइड पे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टफ्ट फ्लैजिला एट वन एंड, एक साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला ऐसे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, इधर साइड ही सारे के सारे फ्लैजिला ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक ही किनारे पे बहुत सारे फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है आपका क्या, सिफेलोट्राइकस। ठीक है, क्या कहलाएगा, सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस कहलाएगा। यदि एक टफ ऑफ फ्लैजिला एक ही किनारे पे दिखाई देंगे तो इसको कहा जाता है सिफेलोट्राइकस। उसके बाद आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस क्या होते हैं, टफ्ट फ्लैजिला एट बोथ एंड। क्लियर,
टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, ये कहलाता है लोफोट्राइकस। कैसे? तो ये आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, ठीक, और ऐसे दोनों किनारे पे बहुत सारे क्या हैं, फ्लैजेला ऐसे दिखाई देंगे। टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड, है ना, गुच्छे में फ्लैजेला दोनों एंड पर ऐसे दिखाई देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है क्या? लोफोट्राइकस। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो कोई भी बदमाशी नहीं, सभी लोग नोट जरूर करेंगे। उसके बाद पेरिट्राइकस क्या होता है? यहाँ पर फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी दिखाई देगा। ठीक है, फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी, कैसे? देखिए, चलिए, ऐसे क्या है, फ्लैजेला सभी पूरी बॉडी में ऐसे क्या है, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? चलो भाई, ये कहलाएगा पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस, फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी, फ्लैजेला बॉडी के चारों तरफ ऐसे कुछ फैले हुए दिखाई देंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसे क्वेश्चन अभी सोचिए, अभी तुरंत, यही आपका जो एलटी ग्रेड का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था मोनोट्राइकस के बारे में। मोनोट्राइकस फ्लैजेला एक साइड पे यदि सिंगल फ्लैजेला है तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है क्या? ये मोनोट्राइकस कहलाता है। यदि एक एक फ्लैजेला दोनों साइड पे हैं तो ये एम्फीट्राइकस कहलाएगा। सिफेलोट्राइकस क्या होता है? टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एक साइड पे, एक एंड पर क्या है, गुच्छे में फ्लैजेला दिखाई दें तो ये कहलाता है क्या? सिफेलोट्राइकस। उसके बाद लोफोट्राइकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला यदि बोथ एंड पर दिखाई दें तो ये कहलाता है लोफोट्राइकस। और पेरिट्राइकस क्या होता है? फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी, ऐसे पूरी बॉडी में आपको ये फ्लैजेला देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट आपको पता है, अभी क्वेश्चन रिसेंट में पूछा ही गया है, तो इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, नो डाउट, इसको क्या है, नोट कर लेना है। क्लियर? इसको जरूर नोट कर लेना है, सभी लोग फटाफट से इसको नोट करेंगे। और यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई कि नहीं, आप एक बार ये भी बताइए फटाफट से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं? चलो भाई, तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपने देखी, फ्लैजेला के आधार पर जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या क्या कहलाएगी, है ना, कैसे प्रेजेंट होते हैं, या फिर फ्लैजेला, और उसके अलावा आपने देखा कि जो सरफेस अपेंडेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, फिम्ब्री, पिलाई और क्या है, तो कहेंगे फ्लैजेला। फिम्ब्री सबसे छोटी होती हैं, पिलाई उनसे बड़ी होती हैं, और फ्लैजेला सबसे बड़े होती हैं। स्ट्रक्चर भी हमने देखा। ठीक है, स्ट्रक्चर भी आपको एग्जैक्टली क्लियर, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो ये चीज़ें आपको आई होप की समझ आ गई होंगी। यहाँ तक ये चीज़ें सब क्लियर हो गई होंगी आपको। और जो आपने ये फिगर देखा था, है ना, इसी की बात हो रही थी, तो सारी की सारी फ्लैजेला ये आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब इसको और बेहतरीन ढंग से आप समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके आगे अब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड है ना। एक तो मेन जेनेटिक मटेरियल है जिसको आपने क्या कह दिया, न्यूक्लियोइड कर दिया, न्यूक्लियोइड कह दिया, या इसी को गोनोफोर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए, गोनोफोर। ठीक, ये क्या कहलाता है, तो इसी को गोनोफोर भी कहा जाता है। और दूसरा आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर एक चीज और दिखाई देती है, वो होती है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक, इसका एक तो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है और दूसरा होता है इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। मेन जेनेटिक मटेरियल जिसको न्यूक्लियोइड कह लीजिए, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह लीजिए, या इसी को गोनोफोर भी कहा जाता है, जहां पर डीएनए देखने को मिलता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है वो होता है प्लाज्मिड। तो ये 2 चीजें आपको अब पढ़नी है और ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, और उसके अलावा बताएंगे कि क्या है मैम,
तो कहेंगे कि गोनोफोर, ऐसा कुछ दिखाई देता है। गोनोफोर मेन कंपोनेंट होता है जेनेटिक मटेरियल का, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसी को न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, या इसी को गोनोफोर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नोन एज, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं गोनोफोर। अगर पूछा जाए आपसे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो वो क्या बताएंगे, तो कहेंगे कि मैम वो हो जाएगा आपका प्लाज्मिड। क्लियर है, दो चीजें आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मिड क्या होता है और यहाँ पर गोनोफोर क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और यहीं से देखेंगे कि जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे दिखाई देता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये बैक्टीरियल सेल की बात हो रही थी, है ना। तो बैक्टीरिया सेल में ये देख सकते हैं, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है जिसको क्या कहा जाएगा, ये गोनोफोर कहलाएगा, है ना। इसी को क्या कहते हैं, गोनोफोर। अंतर बस समझना है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये प्लाज्मिड हो जाएगा आपका। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल वो प्लाज्मिड, और जो मेन कंपोनेंट है वो गोनोफोर हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक हम आपको दे रहे हैं। ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो भी क्लास यहाँ पर अभी जा रही है इसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। द स्मार्ट विजन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, सारे के सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। और कल हम पढ़ेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल का नेक्स्ट पार्ट है, उसके लिए बात करेंगे। ठीक, उसके अलावा आपको पता है कि हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, और आपको पता है कि स्पेशली आपको अगर बात की जाए, चलिए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की पीजीटी जीएससी के लिए आपका प्रतिष्ठा बैच चल रहा है 1800 रुपये में। और उसके अलावा टीजीटी का बैच चल रहा है, देखिए टीजीटी का भी प्रतिष्ठा बैच 1400 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नंबर 9455496001 या फिर 6008, यहाँ पर जाकर आप संपर्क करिए, है ना। संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल के बारे में। चलिए, तो तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।